नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ आईसीआईसीआई पोटेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में। देखिए, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के नाम सुनते ही आपके मन में वो बात आ ही चुके हैं कि एक्चुअली कंपनी करता क्या है। बेसिकली कंपनी एक फंड हाउस है। तो एसेट मैनेजमेंट का काम मतलब जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, जैसे पीएमएस हो गया, इस तरीके से प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। सबसे बड़ी बात है एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ऊपर एक चीजों का हमेशा याद रखना कि इस तरीके से कंपनी हमेशा एक मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने वाला कंपनी होता है। फिर भी आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई पोटेंशियल बहुत पुराना कंपनी है और रैंकिंग वाइज देखा जाए तो ये एक टॉप रैंकिंग कंपनी है। तो इसमें इस फील्ड में बहुत सारे कंपनीज है। तो क्या उस कंपनी को टक्कर देकर आईसीआईसीआई पोटेंशियल आगे बढ़ पाएंगे? इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी मिलेगा क्योंकि इसका आईपीओ का डेट फाइनली आ चुके हैं। तो पूरा डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा। तो देखिए, its is investment approach company has always been manage risk fast and aims to long term returns their customers। मतलब कस्टमर को लॉन्ग टर्म रिटर्न देने के लिए एसेट मैनेजमेंट करते हैं। और ये टोटली देखा जाए तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मतलब पीएमएस के ऊपर काम करते हैं। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के हिसाब से काम करते हैं, जिसको एआईएफ कहा जाता है। साथ ही साथ एडवाइजरी सर्विसेज। अभी एडवाइजरी सर्विसेज क्या होते हैं? मान के चलिए कंपनी आपको कोई भी टिप्स देते हैं, कॉल्स देते हैं कि इस कंपनी के ऊपर यहाँ पे काम करे, यहाँ पे एग्जिट करे। तो इस तरीके से बातचीत जो करते हैं उसको एडवाइजरी कंपनी कहा जाता है। तो वो सेबी रजिस्टर लोग होते हैं जो आपको एडवाइस दे सकते हैं। तो इस कंपनी के डेटा वाइज बात करूं तो कंपनी मैनेज लार्ज नंबर ऑफ मतलब स्कीम इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में एक लार्ज स्कीम चलाते हैं। तो टोटल 143 स्कीम है म्यूचुअल फंड के और 44 इक्विटी के ऊपर काम करते हैं, 20 डेफ स्कीम के ऊपर काम करते हैं और 61 पैसिव स्कीम के ऊपर काम करते हैं। 15 डोमेस्टिक फंड के हिसाब से काम कर रहे हैं। मतलब अलग अलग कैटेगरीज में कंपनी काम कर रहा है। तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है 272 ऑफिसेस है इसका 23 स्टेट में और 4 यूनियन टेरिटरीज में। तो बेसिकली कंपनी का जो मेन सर्विस है वो म्यूचुअल फंड्स है, पीएमएस है मतलब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। साथ ही साथ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स है मतलब जिसको एआईएफ कहा जाता है। तो इस तरीके से चीजों के ऊपर कंपनी काम कर रहा है और सारे के सारे सेबी रजिस्टर एनालिसिस के द्वारा ही काम हुआ किया जाता है। तो इस तरीके से कंपनी का स्टेबिलिटी ग्रोथ एट फ्यूचर में बहुत तेजी से बढ़ने वाला है क्योंकि एसेट मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड्स कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं और भी ग्रोथ करने वाले हैं। तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ, जितने सारे बड़े दिग्गज फंड हाउस मैनेजर है, साथ ही साथ जो एनालिसिस है, इकोनॉमिक्स है, मतलब इकोनॉमिस्ट है, तो वो भी इस तरीके से बातचीत कर रहे हैं क्योंकि कोई भी कंट्री का अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो उस कंट्रीज में लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो वो इन्वेस्टमेंट भी करेगा बाय थ्रू इक्विटीज नहीं, उसका डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, इक्विटीज में वो कम करते हैं। तो चलो अभी इस कंपनी के फंड फाइनेंशियल तो डिटेल्स देखना पड़ेगा तो किस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर डेटा पॉइंट ऑफ बेसिस में बात करें तो कंपनी 32% इंक्रीजिंग कर रहा है खुद की इनकम को और 29% प्रॉफिट ग्रोथ को फाइनेंशियली ग्रोथ कर रहा है। बहुत तगड़ा ग्रोथ है। मैं नहीं कहूंगा कि कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, बहुत शानदार परफॉर्मेंस है क्योंकि इसके एसेट 3000 से लेकर 4500 तक पहुंच चुके हैं और टोटल इनकम 3700 से लेकर 4900 शेयर के आसपास पहुंच चुके हैं। अच्छा खासा कंपनी की इनकम बढ़ी। आप कह सकते हैं कि बीच में कंपनी की इनकम थोड़ा सा डाउन हो गया था। देखिए, कभी कभी इस तरीके से होता रहता है क्योंकि एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो पिछले सालों में डाउन होने के पीछे रीजन ये है कि मार्केट डाउन था उस टाइम हर कोई व्यक्ति म्यूचुअल फंड बेच रहे थे, इक्विटीज बेच रहे थे। उस कारण की वजह से फंड हाउस के हाथ में पैसा कम हो रहा था। फिर से लगातार इन्वेस्टमेंट हुआ, इसलिए 2025 में उसका फंड ग्रोथ भी हुआ। तो एक रोटेशन वाइज चलता रहता है, इसको देखकर चिंता करने का जरूरत नहीं है। तो मुझे तो लगता है, तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। तो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है तो इसका कर्जा तो होगा ही क्योंकि वो कर्जा लेकर ही काम भी करते हैं और कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस बढ़िया ग्रोथ हुआ जो मैंने पहले ही बता चुका हूँ 29% के आसपास। अभी आरओसी मतलब आरओई जो है रिटर्न ऑन इक्विटी, देखिए कोई भी फाइनेंस कंपनी का, एनबीएफसी कंपनी का आरओई देखना पड़ेगा
रिटर्न ऑफ इक्विटी देखना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं देखना है, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉय काम तो नहीं कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे कैप मतलब वहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं है, तो यहाँ पे सेल्स है तो आरओई देखना पड़ेगा। तो 82% ग्रोथ है, बहुत तगड़ा ग्रोथ है। आरओए एनडब्ल्यू जो है वो 82% है। ईबिटा मार्जिन बहुत कम है और एक कम ही रहेगा। तो प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत तगड़ा है, 30 रुपीज के आसपास। अर्निंग पर शेयर 53 है, पी रेशियो 40 है और प्रोमोटर के पास 100% होल्डिंग था। बेचने के बाद प्रोमोटर को स्टॉक बेचने के बाद 90% होगा, मतलब सिर्फ 10% मार्केट में आईपी के माध्यम से बेचा जा रहा है। तो इस फील्ड में बाकी जो कंपनी है वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, चलो वो भी एक बार देख लेते हैं। अगर वो डेटा देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फील्ड में बहुत सारे प्लेयर है, जैसे एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट है, निपॉन जो सबसे पुराना कंपनी है, यूटीआई जो एक पुराना कंपनी है। ये सारे कंपनीज का अगर आदित्य बिरला, सारे कंपनीज का अगर अर्निंग पर शेयर देखो तो आईसीआईसीआई पोटेंशियल का अर्निंग पर शेयर बहुत स्ट्रॉन्ग दिखने को मिला, मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग है। और वैल्यूएशन का मामले में आईसीआईसीआई पोटेंशियल का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका पी रेशियो 82 है। और बाकी सॉरी समझ आता हूँ पी रेशियो कितना देखने को मिला था, एक बार मैं देख के बताता हूँ। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप कहेंगे कि 40 के आसपास। तो चलो बाकी कंपनीज का एक बार मैं एवरेज करके आपको दिखा दूं। तो बाकी कंपनीज देखिए 45, 41, 19, 22। तो मैं चारों को अगर एवरेज करके देख लूं तो आपको पता चल जाएगा। मैं एक बार चारों को एवरेज करके दिखा देता हूँ। 45 प्लस 41 प्लस 19 प्लस 22, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा 4 से तो 31 निकल कर रहा है। इसका मतलब कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा मुझे ज्यादा देखने को मिले, तो इस पॉइंट को आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो कंपनी के बाकी जो पॉइंट्स हैं उस पॉइंट के बेसिस में बात करूं तो आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनीज के इस आईपीओ में एक लॉट को आपको जो ऑफर कर रहा है 12,990 रुपीज आपको देना पड़ेगा। तो मतलब 6 क्वांटिटीज रहेंगे, क्योंकि इसका प्राइस बैंड ज्यादा रखा गया है। प्राइस बैंड मतलब जो यहाँ पे रखा गया है आप देख सकते हैं। एक लॉट में 2000 सिर्फ 6 क्वांटिटी रहेंगे। 2600 सॉरी 2061 के से मतलब 2061 से लेकर 2165 तक प्राइस बैंड रखा गया है। 6 क्वांटिटीज रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कंपनीज की एक लॉट की फेस वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे देखने को मिले। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका ओपनिंग डेट है 12 तारीख है और इसका क्लोजिंग डेट है 17 तारीख और इसका जो क्रेडिट शेयर है वो 18 तारीख आपको देखने को मिलेगा। मतलब 12 से लेकर 17 तारीख के अंदर आपको इस कंपनी के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है लिस्टिंग डेट जो है वो बेसिकली 19 तारीख होगा। तो इस आईपीओ क्यों लेके आ रहे हैं सबसे पहले वो भी देख लीजिए। उससे पहले आप देखेंगे रिटेल कैंडिडेट के लिए 35% एलोकेट किया गया है और एनआई कैटेगरीज के लिए 15% और बाकी सब क्यूआईपी कैटेगरीज के लिए 50%। अभी क्यूआईपी कैटेगरीज का मतलब होते हैं क्वालिटी इन्वेस्टर है, क्वालिटी इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, तो उस लोगों के लिए 50% रखा गया है। तो सारे पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी सिर्फ इस कंपनी के ऊपर आपको स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद आप काम के लिए जरूर सोचिएगा। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले एक बार उस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च जरूर करिएगा, क्योंकि सिर्फ किसी के बात सुनकर काम करना बहुत बड़ा रिस्क जरूर होगा। तो इस आईपीओ में आपको टोटल जो डेटा दिया गया है, मतलब टोटल जो ऑफर किया गया है वो एक्चुअली टोटली ऑफर फॉर सेल है। और इस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है फिलहाल के लिए देखा जाए, मैं एक बार रिलोड करके दिखा देता हूँ। तो 9 तारीख में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 5.5% के आसपास दिख रहा है। तो सारा पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक यू।